So, hello student, once again we are doing atomic structure. So let's continue. Atomic structure में अभी हम बोर्स एटॉमिक मॉडल कर रहे हैं और बोर्स एटॉमिक मॉडल में काफी कुछ हमने कर लिया है. सो इट इज प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर्स एटॉमिक मॉडल, as I am saying again and again, is a very important part of atomic structure. So till now we have completed lots of things in Bohr's atomic model. How to determine radius of a stationary orbit, speed of electron, frequency of electron, energy of electron, transition energy, and then transition wavelength also, कि किस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो कैसे हम मालूम करेंगे एमिटेड लाइट की वेवलेंथ. उसी के कॉन्टिन्यूएशन में अब आज हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स मॉडल के क्लाइमैक्स की. दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. एंड द लास्ट वन इज emission spectrum of hydrogen atom. So before we go into emission spectrum exactly हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है एंड देन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है एंड देन वी विल अप्लाई इट टू हाइड्रोजन एटम. क्योंकि ये सब फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो तो पहले थोड़ा सा स्पेक्ट्रम एंड देन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड देन फाइनली अप्लाई इट टू हाइड्रोजन एटम. स्पेक्ट्रम, सबसे पहले स्पेक्ट्रम, जब भी हम लाइट को किसी स्क्रीन पे डालते हैं, वॉट एवर इज ऑब्जर्व इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. ऑब्जर्विंग ए लाइट ऑन ए स्क्रीन इज सिंपली कॉल्ड स्पेक्ट्रम. साइंटिफिकली स्पेक्ट्रम shows the wavelengths present in the light you are giving onto the screen. स्क्रीन पे जो हम लाइट दे रहे हैं उसमें किस किस वेवलेंथ की लाइट है ये हम मालूम करते हैं स्पेक्ट्रम से. और हम सबको मालूम है कि व्हाइट लाइट, विजिबल व्हाइट लाइट, सनलाइट हैज लाइट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेवलेंथ. सनलाइट में हर तरह के वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट है. तो अगर हम सनलाइट को वेवलेंथ रेंज में डिवाइड करते हैं, अगर हम सनलाइट को वेवलेंथ रेंज में डिवाइड कर देते हैं तो उसको सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है. तो सबसे पहले हम सनलाइट को, जिसको व्हाइट लाइट कहते हैं, को जरा हम डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट वेवलेंथ रेंज एंड देन विल गो टू स्पेक्ट्रम एंड देन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है. अगर हम व्हाइट लाइट, जिसे कि सनलाइट भी कहते हैं, को अगर हम डिफरेंट वेवलेंथ जोन में डिवाइड करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहां पे 400 to 700 अप्रॉक्सीमेटली नैनोमीटर. यहां पे लैम्डा इन नैनोमीटर लिखा जा रहा है, वेवलेंथ इन नैनोमीटर.
and this we call visible light. Visible light which the human eye can detect. हम हर वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं. Human eyes can detect only light whose wavelength falls in the visible region, which is approximately 400 to 700 नैनोमीटर. एग्जैक्टली ये 380 to 760 होता है, बट रफली इसको हम 400 to 700 नैनोमीटर कहते हैं. Light of wavelength smaller than 400 nanometer falls in a region called ultraviolet region, UV, ultraviolet light, जो डिसइंफेक्शन वगैरह में यूज होता है. Light of wavelength further smaller than UV are called X-ray, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन स्कैनिंग पर्पस के लिए यूज करता है. बोन फ्रैक्चर वगैरह में हम एक्सरे कराते हैं. फर्दर स्मॉलर आर कॉल्ड गामा रे एंड फर्दर स्मॉलर कॉस्मिक रे. लाइट ऑफ वेवलेंथ greater than 700 nanometer near to visible are called IR, infrared. जो ऑर्डिनरी बल्ब से लाइट निकल रहा होता है या फायर से, आग से जो लाइट मिल रहा होता है, they are all in infrared region. Further greater than infrared are called microwave. माइक्रोवेव ओवन में जो यूज होता है. And then रेडियो वेव. तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है 400 to 700 नैनोमीटर. सो लाइट ऑफ वेवलेंथ between 400 and 700 nanometer are called visible light, which human eye can detect. That is one thing. अब इसके आगे स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम जैसा मैंने आपको कहा, ऑब्जर्विंग लाइट ऑन ए स्क्रीन. अगर हम लाइट को एक स्क्रीन पे ऑब्जर्व करें और अगर वो स्क्रीन लाइट के वेवलेंथ को डिपेक्ट कर रहा हो, दिखा रहा हो, देन दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम. अब उसके लिए जरा सा हम स्क्रीन के प्रॉपर्टी को एक मिनट समझेंगे कि किस तरह के स्क्रीन यूज होते हैं टू स्टडी द स्पेक्ट्रम. और देन वी कैन डिवाइड द स्पेक्ट्रम इनटू different types of spectrum, and then we will go to spectrum of hydrogen atom. अगर एक स्क्रीन जो कि लाइट को स्टडी करने के लिए यूज होता है उसको हम देखें, ये एक स्क्रीन है. तो ये स्क्रीन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये स्क्रीन डिफरेंट वेवलेंथ जोन में डिवाइडेड होते हैं. सपोज करो इस पे कुछ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन समझने के लिए ड्रॉ करता हूं. कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस मैं इस पे ड्रॉ कर रहा हूं. ये हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्लियरली विजिबल सेपरेट लाइन दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये क्लोजली स्पेस्ड लाइन होते हैं. ये सभी लाइन कुछ वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज करो कुछ वेवलेंथ यहां पे मैं लिखता हूं. सपोज करो मैंने यहां से स्टार्ट किया 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390,
400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490। सपोज करो इस तरह से 10-10 का इंटरवल है। इसका मतलब ये हुआ कि 300 और 310 के बीच में 301, 302, 303 10 लाइन्स और होंगे जो दिखाया नहीं गया है। सपोज करो यहां पे एक बल्ब है, और इस बल्ब से जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें दो तरह के वेवलेंथ की लाइट है। मींस इससे जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, खास बल्ब, एक स्पेसिफिक बल्ब हमने यूज किया है, और उस बल्ब से सपोज करो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ के लाइट प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक का वेवलेंथ से 325 नैनोमीटर है और एक का वेवलेंथ से 350 नैनोमीटर है। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इस बल्ब से प्रोड्यूस हो रहा है। जब यह लाइट इस स्क्रीन पे पड़ेगा तो इस स्क्रीन पे सिर्फ दो लाइन करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ 325 एंड 350, 2 लाइन ब्राइट हो जाएगा। यानी कि उस लाइन पे अगर उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का लाइट पड़ेगा तो वो लाइन ब्राइट हो जाएगा। 325 कहां होगा? 320 और 330 के बीच में कहीं यहां पे होगा। 325 और 350 नैनोमीटर तो है यहां पे, ये हो गया 350। मीन्स इस स्क्रीन पे 2 ब्राइट लाइन दिख रहा होगा, बाकी का पूरा स्क्रीन डार्क होगा, जबकि लाइट तो पूरे स्क्रीन पे पड़ रहा होगा। और वो 2 ब्राइट लाइन बता रहा होगा कि लाइट सोर्स से 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रहा है। सो स्क्रीन की प्रॉपर्टी क्या है? दिस स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वेवलेंथ रीजन। When light of a specific wavelength falls on that screen, that particular portion of the screen becomes bright, the rest of the screen remain dark. That is the property of screen. अब इमेजिन करो कि स्क्रीन पे, अब इमेजिन करो सिचुएशन को कि स्क्रीन पे अब एक दूसरा स्क्रीन लो, और इस पे व्हाइट लाइट डालो, सनलाइट डायरेक्ट। क्या प्रॉपर्टी होती है व्हाइट लाइट की? अभी बताया मैंने कि व्हाइट लाइट, सनलाइट consist of all types of wavelength। यानी कि इस स्क्रीन पे जितने वेवलेंथ रीजन है उन सभी वेवलेंथ का करस्पॉन्डिंग लाइट व्हाइट लाइट में प्रेजेंट है। देन व्हाट विल हैपन? द होल स्क्रीन विल बिकम ब्राइट, हैज ऑल वेवलेंथ। सो होल screen will become bright। यानी कि इसमें आप ओवरलैपिंग लाइंस देख रहे होंगे, सारे लाइंस ब्राइट हो गए क्योंकि हर लाइन का करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ वाला लाइट उस पर पड़ रहा है। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज ए स्पेक्ट्रम
in which lines cannot be detected separately. Individual lines cannot be detected. Rather, overlapping lines gives continuous brightness on the screen. And that type of a spectrum is called a continuous spectrum. Then next, after continuous spectrum, now let us imagine a situation once again. Let us take a screen which has wavelength range divided between 200 nanometer to 500 nanometer. 200, say here 300, here 400, 200, 300, 400, 5 nanometer. Now suppose we have another source of light, a bulb, which is producing light. Suppose this bulb is now giving a specific type of lights. It is giving light of two types. One in which, say, 250 to 280 nanometer range, and another giving 420 to 440 nanometer. What it means? It is giving light of wavelength between 250 and 280 नैनोमीटर, मीन्स 250 और 280 नैनोमीटर के बीच के सभी वेवलेंथ का लाइट इससे मिल रहा है, एंड देन 420 से 440 के बीच के सभी वेवलेंथ का लाइट इससे मिल रहा है. नाउ व्हाट विल हैपन? 250 से 280, यहां कहीं होगा 250, यहां कहीं होगा 280, इसके बीच का पूरा पोर्शन ब्राइट हो जाएगा. और सिमिलरली 420 से 440, 420 कहीं यहां पे होगा, 440 कहीं यहां पे होगा, इसके बीच का पोर्शन पूरा ब्राइट हो जाएगा. क्या कह सकते हैं? Now this spectrum consists of bands of bright light against the dark background. The whole screen is dark, but उस पे दो बैंड हैं, फाइन लाइंस नहीं है, बैंड है, और उस बैंड को हम फाइन लाइंस में रिजॉल्व नहीं कर सकते. तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम दैट consist of bands of bright light against a dark background. Whole screen is dark background. Means bands cannot be further resolved into fine lines. Bands cannot be resolved into
fine lines. So continuous spectrum and band spectrum. Then the last one, which is most important for us, which is line spectrum. हमने शुरुआत वहीं से की थी, लाइन स्पेक्ट्रम से ही. So line spectrum देखिए जरा. Suppose we have sample of excited hydrogen atoms. Now you understand excited क्या होता है. Sample of excited hydrogen atoms in which electrons are present initially in, say, fourth orbit. Electrons are present in fourth orbit. So they are unstable. They will return back to ground state. Then what are the transitions possible? Possible transition. पॉसिबल ट्रांजिशंस. फोर्थ ऑर्बिट में है तो वो सीधा 1 में आ सकता है, 2 में जा सकता है या 3 में जा सकता है. और अगर थर्ड में आ गया देन इट कैन गो टू फर्स्ट ऑर्बिट, इट कैन गो टू सेकेंड ऑर्बिट. और अगर सेकेंड में है देन इट कैन गो टू फर्स्ट ऑर्बिट. सो व्हाट आर द पॉसिबल ट्रांजिशंस? कुछ हाइड्रोजन एटम में, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहां एवोगाड्रो नंबर के ऑर्डर में होगा, इनफाइनाइटली लार्ज होगा. तो कुछ हाइड्रोजन एटम के अंदर 4 to 1 हो रहा होगा, किसी में 4 to 2 हो रहा होगा, किसी में 4 to 3 हो रहा होगा, किसी में 3 to 1, किसी में 3 to 2, किसी में 2 to 1. यानी कि ये हर तरह के ट्रांजिशंस किसी ना किसी हाइड्रोजन में हो रहा होगा. अल्टीमेटली फाइनली सबको फर्स्ट में आना है. बट दीज आर द पॉसिबल ट्रांजिशंस. और हमें मालूम है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट. तो हर ट्रांजिशन में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट प्रोड्यूस होगा. तो कुल कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ के लाइट इससे मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 will produce light of 6 different wavelengths. और इसके सामने अगर हम स्क्रीन रख दें, इसके सामने अगर हम स्क्रीन रख दें तो अब इस स्क्रीन पे 6 एंड ओनली 6 ब्राइट लाइंस दिखेंगे, क्योंकि इससे प्रोड्यूस होने वाले लाइट में सिर्फ 6 तरह के वेवलेंथ होंगे एंड देयरफॉर ओनली 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राइट लाइंस विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन दिस स्क्रीन. 1 2 3 4 5 6. So 6 different लाइन्स. इट मीन्स क्या होगा, उस स्क्रीन पे 6 ब्राइट लाइन होगा और बाकी का पूरा स्क्रीन डार्क होगा. दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम. सो लाइन स्पेक्ट्रम इज ए स्पेक्ट्रम इन विच सम ब्राइट लाइन्स आर ऑब्जर्व against the dark background. The whole background will be dark.
क्या कहेंगे इसे हम? लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ few bright lines against a dark background. Few bright lines against a dark background. That is called line spectrum. Now back to hydrogen. In hydrogen atom, in the given condition, only 6 transitions were possible. अगर किसी और एक्साइटेड स्टेट में होता, 4 के बजाय 5 में होता, 6 में होता, तो और ज्यादा लाइंस मिलते, और ज्यादा पॉसिबल ट्रांजिशंस होता. बट वो नंबर ऑफ लाइंस लिमिटेड होंगे, नोन होंगे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. तो अब हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन मींस जब इससे लाइट एमिट होगा, हाइड्रोजन एटम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है, कभी उसकी बात कर लेंगे. हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम हमेशा एक लाइन स्पेक्ट्रम होगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होगा, बैंड स्पेक्ट्रम नहीं होगा. इससे फिर से वो बात रीएस्टेब्लिश होता है दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. इलेक्ट्रॉन कैन हैव सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी ओनली, सो इन ट्रांजिशन इट कैन एमिट लाइट photons of certain fixed energy and wavelengths only, and therefore emission spectrum of hydrogen atom is always a line spectrum. So क्या हमने सीखा? Emission spectrum of hydrogen atom is always a line spectrum. It's not true only for hydrogen. हर एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है. हर एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, और हर एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम एक यूनिक होता है उस एलिमेंट के लिए, और इसलिए एक एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम उसके फिंगरप्रिंट के जैसा हम यूज कर सकते हैं. एक एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली दुनिया में किसी दूसरे एलिमेंट के एमिशन स्पेक्ट्रम से मैच नहीं करता 100%. सो वन मोर इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग हियर. Emission spectrum of every pure element, emission spectrum of every pure element is a line spectrum. और तीसरी बात कि एमिशन स्पेक्ट्रम हर प्योर एलिमेंट का उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, यूनिक होता है, एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज ए फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस. एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए प्योर एलिमेंट is characteristic, मतलब खास गुण, characteristic of that element can be used as
फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे होता है ना हमारा आपका फिंगरप्रिंट, एक इंसान का फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी इंसान से एग्जैक्टली मैच नहीं करता है। तो उसी तरह से एक एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली दुनिया में किसी दूसरे एलिमेंट के एमिशन स्पेक्ट्रम से मैच नहीं करता। कुछ और लाइंस ओवरलैप कर सकते हैं, एक स्पेक्ट्रम का लाइन कुछ दूसरे स्पेक्ट्रम में भी हो सकता है, बट स्पेक्ट्रम पूरी तरह से मैच नहीं करता। सो नाउ यू अंडरस्टैंड एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए लाइन स्पेक्ट्रम, नॉट ए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, नॉट ए बैंड स्पेक्ट्रम। और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि energy of electron is quantized, discrete, not continuous. So now come back to emission spectrum of hydrogen atom. उसके अब डिटेल में चलते हैं. So till now I have explained you some basics of spectrum, कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, और एमिशन स्पेक्ट्रम में एक दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि एमिशन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है एलिमेंट का। अब आ जाओ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को देखें। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम वैसे तो काफी बड़ी चीज है, लेकिन हमें कुछ छोटी छोटी चीजें उसमें जानना है। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को जरा डिटेल में देखेंगे। हाइड्रोजन एटम का एक सैंपल कंसीडर करो, इसमें कुछ हाइड्रोजन एटम्स हैं और सपोज करो वो एक्साइटेड स्टेट में है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स हमें स्पेक्ट्रम पे लाइन स्पेक्ट्रम की तरह दिखेंगे। तो वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट का अगर इक्वेशन हम लिखें तो वो क्या एक्सप्रेशन है? रीडबर्ग इक्वेशन 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। सपोज करो सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम हाईली एक्साइटेड स्टेट में है, कहीं n इज इक्वल टू 10, 15 कुछ है, तो ढेर सारे ट्रांजिशंस होंगे और ढेर सारे लाइंस भी मिलेंगे स्पेक्ट्रम में। उस स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन एटम के एमिशन स्पेक्ट्रम के डिफरेंट वेवलेंथ रीजन को डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टडी किया और अपना अपना नाम देते गए। if n1 is equal to 1 and n2 is equal to 2, 3, 4 up to infinity, यानी कि एमिशन स्पेक्ट्रम का वो पोर्शन जिसमें फाइनल ऑर्बिट नंबर 1 हो,
उसको स्टडी किया साइंटिस्ट जिनका नाम था लेमन। और इसलिए इन ट्रांजिशंस को लेमन ट्रांजिशन कहते हैं और उससे मिलने वाले लाइंस को हम लेमन लाइंस कहते हैं और उस कलेक्शन ऑफ लाइंस को लेमन सीरीज कहा जाता है। समझ गए? मीन्स अगर हम 2 to 1 लें, 3 to 1 लें, 4 to 1 लें, 5 to 1 लें, फाइनली 1 में आना है तो इनको क्या कहेंगे? लेमन लाइंस। और इसको कंबाइन करके बोलेंगे लेमन सीरीज। So Lemon series of lines consist of lines in which electron is coming to first orbit. कहीं से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो उसको हम लेमन लाइंस बोलेंगे। और इसी तरह से अगर n1 की वैल्यू 2 हो और n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी, तो इसको स्टडी किया था साइंटिस्ट जिनका नाम था बामर और इसलिए इसे बामर लाइंस कहा जाएगा और कलेक्शन ऑफ लाइन को बामर सीरीज बोलेंगे। साइंटिस्ट का नाम थोड़ा याद रखेंगे। इफ n1 is equal to 3 and n2 is equal to 4, 5, 6, तो इसे स्टडी किया था साइंटिस्ट जिनका नाम था पास्कल और इसलिए इसे पास्कल लाइंस कहेंगे। यानी कि ऑल ट्रांजिशन टू थर्ड ऑर्बिट विल गिव पास्कल लाइंस। इफ n1 is equal to 4 and n2 is equal to 5, 6, 7 up to infinity, इसे ब्रैकेट लाइंस कहते हैं। इसे ब्रैकेट लाइंस कहते हैं और लाइन सीरीज को ब्रैकेट सीरीज कहेंगे। लेकिन अगर n1 इज इक्वल टू 5 हो और n2 इज इक्वल टू 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी हो तो इसे फंड लाइन कहते हैं। पी साइलेंट होता है, पी फंड नहीं, फंड लाइंस बोलते हैं। तो ये डिफरेंट रीजन में हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को डिफरेंट नाम दिया गया है। लेमन लाइंस in which transition occur to first orbit, Balmer lines in which transition occur to second orbit, Pascal line in which transition occur to third, bracket in which transition occur to fourth, and Fund line in which transition occur to fifth. उसके आगे क्या होता है बाद में बात करेंगे। तो अभी 5 तक बात करें। ठीक, अब ये तो हो गया। लेमन लाइन, बामर लाइन किसको कहेंगे? अब जरा हम मालूम करें कि अगर किसी एक्साइटेड स्टेट में है हाइड्रोजन तो कुल कितने लाइंस मिल सकते हैं और उसके लिए जनरलाइज फॉर्मूला देखेंगे एंड देन इन सीरीज पे कुछ काम करेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ एमिशन लाइंस की। नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से हम एमिशन लाइंस को देखते हैं। तो फिर से सपोज करो
इलेक्ट्रॉन इनिशियली 5th ऑर्बिट में है। तो पॉसिबल ट्रांजिशंस क्या क्या हो सकता है, इसको देखने का तरीका, लिखने का 1 2 3 4, 5th में है तो 1 में जा सकता है, 2 में, 3 में, 4 में, 4 में आ गया तो फिर 1 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 3 में आ गया तो 1 में, 2 में, 2 में आ गया तो 1 में। कुल कितने लाइंस हुए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस मिलेगा। अगर इनिशियल ऑर्बिट नंबर से 6 है तो 6 से 1 2 3 4 5 में जा सकता है, 5 में आ गया तो 1 2 3 4 में जा सकता है, 4 में आ गया तो 1 2 3 में जा सकता है, 3 में आ गया तो 1 2 में जा सकता है, 2 में आ गया तो 1 में जा सकता है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइंस। तो नंबर ऑफ लाइंस के लिए हम एक जनरलाइज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक जनरलाइज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या है वो कि if transition occur finally to first orbit, अल्टीमेटली तो फर्स्ट में ही आ गया सर, अगर फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट में आता है इलेक्ट्रॉन देन ये NF है फाइनल, देन नंबर टोटल नंबर ऑफ emission lines is always n into n minus 1 by 2, where n is highest orbit number। अप्लाई करके देखो, इसमें हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर है 5, सो 5 इंटू 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 5 20 बाई 2 10। यहां पे हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर है 6, तो 6 इंटू 6 माइनस 1 5, 6 इंटू 5 30 बाई 2 15। तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस किसी सैंपल ऑफ एक्साइटेड एटम से कितने मिलेंगे वो हम मालूम कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर कहा जाए कि किसी हायर ऑर्बिट से टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस काउंट करो अप टू ए सर्टेन ऑर्बिट, से कहा 6 से 2 में आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर 2 है और लोएस्ट ऑर्बिट नंबर 6, यानी 6 और 2 के बीच में होने वाले सभी ट्रांजिशन यानी 1 वाले को एक्सक्लूड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा। फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम N2 टू N1, N2 टू N1, जहां पे N2 हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर है और N1 लोएस्ट ऑर्बिट नंबर है, नंबर ऑफ एमिशन लाइंस क्या होगा, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 बाई 2, जहां पे डेल्टा एन क्या है, N2 माइनस N1 है। समझिए, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 बाई 2। वैसे हम चाहें तो इसको यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप यूनिवर्सली यूज कर सकते हैं।
अगर यहाँ पे अप्लाई करना हो गया तो N1 हो जाएगा 1, तो अगर N1 हो जाएगा 1 तो N2 माइनस N1 क्या हो जाएगा, N माइनस 1 हो जाएगा, और डेल्टा N प्लस 1 N हो जाएगा। यानी कि ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, लेकिन डेल्टा को अवॉइड करने के लिए मैंने एक और फॉर्मूला लिख दिया कि अगर फाइनल ऑर्बिट नंबर 1 है तो n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, और अगर फाइनल ऑर्बिट 1 नहीं है तो n की जगह डेल्टा n हो जाएगा, और तब डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। तो इससे हम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस मालूम कर सकते हैं। अब जो हमने पीछे सीरीज देखी, जरा उस पर चलते हैं। जो हमने पीछे 5 सीरीज लिखे, जरा उसको एक बार विजुलाइज करते हैं, देखते हैं उसमें से क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। सपोज करो पूछा जाता है डिटरमिन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन इन Lemon series of हाइड्रोजन एटम। क्या क्वेश्चन है, डिटरमिन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन इन द लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में लेमन सीरीज में जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे बड़ा वेवलेंथ, आप देखो वेवलेंथ का इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH, हाइड्रोजन है तो Z1 हो जाएगा, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। लेमन सीरीज है तो N1 1 है, सो इट इज RH इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। अब N2 का क्या वैल्यू हो कि ये वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, दो तरीका है। एक तो कि हम मैथमेटिकली देखें, हमें लैम्डा को मैक्सिमम करना है, लैम्डा को मैक्सिमम तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम होना चाहिए। 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम होने के लिए ये मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा। जब ये मैक्सिमम होगा, 1 में सबसे ज्यादा घटाओगे तो ये डिफरेंस सबसे छोटा आएगा। तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम तो लैम्डा मैक्सिमम। 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा, when N2 इज मिनिमम। जब N2 मिनिमम होगा तो 1 अपॉन N2 स्क्वायर मैक्सिमम, 1 अपॉन N2 स्क्वायर मैक्सिमम, तो ये वाला डिफरेंस हो जाएगा मिनिमम, ये पूरा टर्म मिनिमम, और लैम्डा हो जाएगा मैक्सिमम। और N2 का मिनिमम वैल्यू क्या है, 2, लेमन सीरीज। यहां से अगर हम लैम्डा को सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1/4। सो RH इंटू 1 माइनस 1/4, so 3/4 RH. So lambda will be what? Lambda will be 4 upon 3 RH. कल आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि 1 अपॉन RH 91 होता है। So it is 4 upon 3 into 91, यहां से जाएगा ये 30.3, मल्टीप्लाई करो, ये 121.2 नैनोमीटर आ जाएगा। देखो ये कहाँ है, ये यूवी रीजन में है।
यानी कि ये फर्स्ट लेमन लाइन 2 to 1 जिसका कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ध्यान से सुनो, लेमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यूवी रीजन में है, तो बाकी के वेवलेंथ तो इससे भी कम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सभी लेमन लाइंस हाइड्रोजन एटम का यूवी रीजन में होगा, क्योंकि जब सबसे बड़ा ही यूवी रीजन में तो बाकी तो इससे भी छोटा होगा। सो ऑल लेमन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इन यूवी रीजन। अब यहां तो मैथमेटिकली हमने बताया, बट क्वालिटेटिवली इसको मैं बताता हूं कि कैसे इसको बेहतर तरीके से करना चाहिए। उसके लिए जरा एक ट्रांजिशन एनर्जी का डायग्राम समझो। सपोज करो यहां पे हम कुछ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और इधर ये वाई एक्सिस पे एनर्जी और ये ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इंफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल ट्रांजिशन टू फर्स्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड लेमन ट्रांजिशन। ये बताओ ये लेमन ट्रांजिशन है या नहीं? ऑल ट्रांजिशन टू फर्स्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड लेमन ट्रांजिशन। 2 to 1 को फर्स्ट लेमन लाइन, 3 to 1 को सेकेंड लेमन लाइन, 4 to 1 को थर्ड फोर्थ लेमन लाइन, क्या बोलेंगे इसे? लेमन लाइन्स। ऑल ट्रांजिशन टू सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2 और ऊपर जा सकते हैं। इनको क्या बोलेंगे? बामर लाइन। ऑल ट्रांजिशन टू थर्ड ऑर्बिट आर पास्कन। थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, 7 to 3, क्या बोलेंगे इसे? पास्कल लाइन। फोर्थ में होने वाले ट्रांजिशन को क्या बोलेंगे? ब्रैकेट लाइंस। फिफ्थ ऑर्बिट में होने वाले ट्रांजिशंस क्या बोलेंगे इसे? फंड लाइंस। अब एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स का रिलेशन होता है। एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स का रिलेशन होता है। E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो किसी भी सीरीज में अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का ट्रांजिशन देखना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो मिनिमम ट्रांजिशन एनर्जी होना चाहिए। तो मिनिमम ट्रांजिशन एनर्जी कब होगा? जब एडजेसेंट ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा। यानी कि लेमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ढूंढना है तो मिनिमम एनर्जी वाला ट्रांजिशन देखना होगा। मिनिमम एनर्जी वाला ट्रांजिशन क्या होगा? 2 to 1। और यही एनर्जी सबसे कम होगा ना लेमन सीरीज में। और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन ढूंढना है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम। अगर लेमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन देखना होगा तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन लेना होगा इंफिनिटी टू 1। ऐसे ही बाकी सब में। क्लियर है? तो लेट अस अप्लाई इट टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। सपोज करो एक क्वेश्चन है, देखो इन सब में फॉर्मूला याद रहे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहे तो क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर कहा जाए डिटरमिन
determine wavelength limits of hydrogen atom in बामर सीरीज। बामर सीरीज में वेवलेंथ लिमिट का मतलब क्या हुआ? मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। किसी भी सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन मतलब मैक्सिमम ट्रांजिशन एनर्जी कब मिलेगा? जब इंफिनिटी से आएगा। और मैक्सिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी जब नेक्स्ट हायर ऑर्बिट से आ रहा होगा, एडजेसेंट से। तो बामर सीरीज के लिए रीडबर्ग इक्वेशन क्या लिखोगे? 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू Z तो 1 है, 1/ बामर है N1 2 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। और बामर सीरीज के लिए N1 2 होता है। लेमन, बामर, पास्कल, ब्रैकेट, फंड 1 2 3 4 5। अब मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगा? जब एनर्जी मैक्सिमम कब? जब इंफिनिटी से 1 में आएगा। यानी कि 1/λ मिनिमम कब होगा? जब N2 इंफिनिटी होगा, RH इंटू 1/4 माइनस 1/infinity, एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम, RH/4। So lambda minimum will be what? 4/RH. 4/RH is what? 4 into 91, 364 नैनोमीटर। ये देखो विजिबल रीजन की बिगनिंग के आसपास है। विजिबल रीजन 400 मैंने बोला था, बट एग्जैक्टली 400 नहीं, 360 से स्टार्ट होता है। तो ये विजिबल रीजन के बिगिनिंग पॉइंट के आसपास है। एंड लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा? जब ट्रांजिशन एनर्जी मिनिमम। अब बामर में ट्रांजिशन एनर्जी मिनिमम कब होगा? जब 3 से 2 में एडजेसेंट ऑर्बिट से आएगा। सो इट विल बी RH इंटू 1/4 माइनस 1/9, 3 का स्क्वायर। सो इट इज RH इंटू 36, 4 9 जा 36, 9 4 जा 36, so 5 RH upon 36. So lambda max will be what? Lambda max will be 36 upon 5 RH. So it is 36 upon 5 into 91. 90 होता तो 18 हो जाता, तो ये हो जाएगा 18.2। और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 से 18.2 को, तो कितना हो जाएगा? 36 और 18, 8 6 48, 8 4 8 648, 7, ये अराउंड 655 के अप्रोक्सीमेटली 655 नैनोमीटर के करीब होगा, विच इज इन विजिबल रीजन। क्या सीखा हमने? कि लेमन था यूवी में, बामर है विजिबल में। जिस तरह से लेमन और बामर के लिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, आप इसी तरह से वेवलेंथ लिमिट ऑफ रिमेनिंग 3 सीरीज प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि ये सब विजिबल रीजन से बाहर निकल जाएगा, यानी कि उन सब का वेवलेंथ का लिमिट इससे बड़ा होगा, 700 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, और ये सभी
पास्कल एंड ब्रैकेट फंड सब IR रीजन में मिलेगा, बट फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली। तो इसे हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें करके इसको बाइंड अप करते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन है, डिटरमिन लॉन्गेस्ट नहीं, फर्स्ट विजिबल लाइन wavelength, visible line wavelength in the emission spectrum of helium ion and corresponding transition। हीलियम आयन में हमें एक ट्रांजिशन ढूंढना है जो कि विजिबल रीजन में फर्स्ट ट्रांजिशन हो। अब देखो, हाइड्रोजन एटम का बामर सीरीज विजिबल रीजन में होता है। हाइड्रोजन एटम का बामर सीरीज, फॉर हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशंस इन विजिबल रीजन अगर देखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। बामर लाइन में फाइनली सेकेंड ऑर्बिट में आता है किसी हायर ऑर्बिट 3, 4, 5 से, और ये विजिबल रीजन में होंगे सर। अगर इसी को हम मैच करवा दें हीलियम आयन में, यानी कि हीलियम आयन में एक ट्रांजिशन अगर हम ढूंढ लें जिसका वेवलेंथ यही हो, तो विजिबल रीजन में होगा। और फर्स्ट के लिए हम यहां फर्स्ट से मैच करा देंगे 3 to 2 से, यानी कि हम इसे लिखेंगे RH इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, और इसको हम मैच करवा देंगे हीलियम आयन से के ट्रांजिशन से, जो कि RH इंटू 2 का स्क्वायर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। RH तो गया, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे 1/4 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 4/N1 का स्क्वायर माइनस 4/N2 का स्क्वायर। फिर क्या कहा था मैंने, टर्म वाइज इक्वेट करना है। तो अगर टर्म वाइज इक्वेट करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू 4/N1 स्क्वायर, सो N1 इज इक्वल टू 4, 1/9 is equal to 4/N2 square, so N2 is equal to 6, 4 9 जा 30, 4 9 जा 36 का रूट 6। It means 6 to 4 transition
in helium ion will give light of wavelength equal to the wavelength of first line in the Balmer series of hydrogen atom which is in the visible region. तो हीलियम आयन में विजिबल रीजन में होने वाला ये फर्स्ट ट्रांजिशन है. 6 to 4 अगर विजिबल है तो 7 to 4 भी होगा, 8 to 4 भी होगा, लेकिन ये फर्स्ट लाइन है जो विजिबल रीजन में होगा. तो ये सब था एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. लेट अस कंक्लूड द बोर मॉडल विथ लिमिटेशन. सबसे पहले इट इज applicable to one electron system only. It is applicable to one electron system only. More than one electron में ये अप्लाई नहीं होता, ये तो हम यूज करते ही आ रहे हैं. दूसरा, unable to explain Stark and Zeeman effect. Unable to explain Stark and Zeeman effect. ये सब बड़े हायर लेवल का इफेक्ट है. जस्ट एक एक लाइन में आपको बता देता हूं क्या होता है. कि अगर हम हाइड्रोजन एटम के एमिशन स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करते हैं तो एमिशन स्पेक्ट्रम के इंडिविजुअल लाइंस फर्दर रिजॉल्व हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं कई लाइंस में. उसको स्टडी किया था साइंटिस्ट स्टार्क, इसलिए उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं. तो स्टार्क इफेक्ट इज व्हाट? द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टार्क इफेक्ट is the resolving of individual emission lines into multiplets, into several fine lines. Similarly, जब emission spectrum को magnetic field में study किया, then similar kind of phenomena observe हुआ. individual lines कई lines में separate हो गए और उसको जीमान ने स्टडी किया था, इसलिए उसको जीमान इफेक्ट कहते हैं. तो एक एक लाइन में लिख देता हूं यहां पे. स्टार्क इफेक्ट रिजॉल्विंग ऑफ, रिजॉल्व होना ना सेपरेट हो जाना, रिजॉल्विंग ऑफ इंडिविजुअल emission lines, resolving of individual emission lines into closely spaced fine lines individual emission lines in fine lines is called Stark effect. And Zeeman effect resolving of individual emission line, lines नहीं line, emission line into closely spaced fine lines in magnetic field. Magnetic field, and the Stark effect is emission line into closely spaced line in electric field. That's enough in Bohr's atomic model. So Bohr's atomic model में टोटल 5 लेक्चर्स हुए.
अगर इतना कर लें और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें जो आपको दिया गया है डीपीपी के फॉर्म में, असाइनमेंट के फॉर्म में, नो वन कैन बीट यू इन एटॉमिक स्ट्रक्चर आइदर इन केमिस्ट्री और इन फिजिक्स। मैं बार बार कहता हूं ये फिजिक्स में भी है, मॉडर्न फिजिक्स में भी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इन विच वी विल बी स्टार्टिंग वेव पार्टिकल डुअलिटी, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करते हैं, मैटर और वेव दोनों के जैसा बिहेव करते हैं, तो क्या रिलेशन है उन दोनों में, दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट डी ब्रॉगली। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।